इसीलिए आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कूलम्ब्स लॉ है क्या, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, इससे न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। जब तक बेसिक आइडिया हमको कूलम्ब्स लॉ का नहीं होगा तब तक हम आगे के टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ में कौन कौन सा टॉपिक्स हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ में इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसको हम लोग देखेंगे। उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें दो सिस्टम का यूज़ करेंगे, एक करेंगे हम लोग एसआई में और दूसरा फॉर्मूला देखेंगे सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई एंड सीजीएस सिस्टम में इसका मैथमेटिकल फॉर्म को हम स्टडी करेंगे। देन हम लोग लिमिटेशन की बात करेंगे। लिमिटेशन का मतलब ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, कहाँ पे ये वैलिड नहीं है, उस रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे जो हम लिमिटेशन पोर्शन में बताएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्राफ एंड स्लोप। कूलम्ब्स लॉ का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं में हम न्यूमेरिकल पोर्शन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ये कूलम्ब्स का जो फॉर्मूला है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों में समानताएं क्या हैं, दोनों में भिन्नताएं क्या हैं। इसको डिटेल से स्टडी करना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे ये बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके सवाल दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुम्हारा फोर्स का भी होता है। यानी कूलम्ब्स लॉ को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कैसे हम व्यक्त करेंगे और इसका क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देन हम न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे लास्ट में, और न्यूमेरिकल्स को हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं। जितने भी कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम्स आएगा वो हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिएंगे। सबसे पहले टाइप 1, जिसे हम फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा। कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे इसमें। सेकेंड टाइप में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किस तरह से प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज में फोर्स हम कैसे एक्सपीरियंस होता है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे, वो टाइप 2 पे हम डिस्कस करेंगे, यानी सारा कैलकुलेशन करेंगे फोर्स का। टाइप 3 पे हम चलेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम है सिस्टम में, तो वहाँ पे किस पोजीशन पे होना चाहिए, क्या उसका लोकेशन होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, या पूरे कोई एक चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक से हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ताकि नीट के बच्चे और जे एडवांस के बच्चे या मेंस के बच्चे जो है उसको बना सके। टाइप 4 में हम चलेंगे एसएचएम का प्रॉब्लम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉब्लम इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी चार्ज को हम किसी मीन पोजीशन से जब डिस्प्लेस करते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा कि सर्कुलर होगा कि स्ट्रेट होगा। तो हम यहाँ एसएचएम का प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो क्लास 11 पे हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 5 में हम लोग चलेंगे यहाँ पे थ्रेड और चार्ज बॉब का सिस्टम का प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। उसमें थ्रेड रहेगा, उसमें चार्ज बॉब होगा, उसमें हम एंगल से डिस्प्लेस करेंगे। तो उस तरह का प्रॉब्लम को हम इसमें लास्ट में जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 कैटेगरी में न्यूमेरिकल्स को डिवाइड किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ जानने से पहले हम कूलम्ब्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कूलम्ब, इन्हीं के नाम पे ये लॉ पढ़ा। एक साइंटिस्ट थे जो फ्रांस के रहने वाले थे, और इनका क्या हिस्ट्री है थोड़ा सा हम लोग जान ले तो ज़्यादा बेटर होगा, इस लॉ को समझने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो कूलम्ब्स है क्या, ये कौन थे, इनका फुल नाम क्या है, फुल नेम, इनका फुल नेम है चार्ल्स अगस्टिन डे
इनका पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। इनका जो जन्म हुआ था ये 1736 में और ये डेथ हुए 1806 में, यानी 70 इयर्स का कैरियर रहा इनका। 70 इयर्स तक अपना इस संसार में अपना ये योगदान दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे ये, और अपना जीवन का जो कैरियर स्टार्ट किए, बिगिन हिज कैरियर एज ए मिलिट्री इंजीनियर इन वेस्ट इंडीज। साइंटिस्ट से पहले एक इंजीनियर थे जो मिलिट्री इंजीनियर थे। कहाँ से स्टार्ट किया अपने कैरियर को? वेस्ट इंडीज से। इसके बाद वो रिटर्न बैक हुए, रिटर्न्स बैक टू पेरिस इन 1776 में। फिर पुनः वह अपने देश लौट आए पेरिस, और वो 1776 में लौट आए। इसके बाद वो इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के एक रिसर्च वर्क में जुट गए और कुछ रिसर्च करना स्टार्ट किए। इसी रिसर्च के क्रम में एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन इन्होंने किया। क्या इन्वेंशन था इनका? बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन जो अभी हमारे जीवन में बहुत काम देता है। वो इन्वेंशन था, वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। इनका इन्वेंशन था कूलम्स लॉ। ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ये जो इन्वेंशन था कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और इस कूलम्स लॉ में बेसिकली जो बात हुई वह इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज, इंटरेक्शन ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज के बारे में बेसिकली इसमें बात किया गया कूलम्स लॉ में, जिसमें चार्ज हो, और चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता। जब मास होगा तभी चार्ज होगा। तो ये इंटरेक्शन के बारे में, इंटरेक्शन मीन्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ। इसमें अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। तो बताया क्या गया इस लॉ में कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर वो लाइक चार्जेज है, दैट मीन्स अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों चार्जेज आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं लाइक चार्जेस। प्लस प्लस में भी क्या होगा? माइनस माइनस में भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपल्सन। और ये इन्वेंशन हुआ 1785 में। कूलम्स लॉ का इन्वेंशन कब हुआ? 1785 में। लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, अनलाइक चार्जेस दैट मीन्स नेगेटिव और एक क्या हो? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फेनोमेनन हो रहा है। तो कूलम्स ने बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक में। तो आगे हम देखेंगे इसका क्या और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते चलेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब हम जानते हैं कि ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये पता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, उसके मैग्नीट्यूड का जो मेजरमेंट किया गया उसके लिए एक डिवाइस तैयार किया गया। और डिवाइस कौन तैयार किए? कूलम्ब। क्या डिवाइस का नाम था? इस डिवाइस का नाम था टॉर्सन बैलेंस। इस डिवाइस का नाम था टॉर्सन बैलेंस। और ये टॉर्सन बैलेंस क्या करता है? इट measures the magnitude of force of attraction and repulsion। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड को ये मेजरमेंट करने का काम करता है, उसे बोलते हैं टॉर्सन बैलेंस। और ये टॉर्सन बैलेंस का इन्वेंशन कौन किए? कूलम्ब्स ने। तो ये इंट्रोडक्शन है कूलम्ब्स लॉ का। अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट के बारे में। इसका क्या स्टेटमेंट रहा? अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ मच फोर्स in between the two charges। ये तो पता है कि ये दो चार्ज बॉडी के बीच में लग रहा है, लेकिन ये कितना फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ। हाउ मच फोर्स, और इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। इसे वो बोलते हैं क्वांटिटेटिव वैल्यू। यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू को हम स्टडी करेंगे। यानी ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में कौन बताया? कूलम्ब्स का। यानी कूलम्ब्स लॉ बेसिकली जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में एक फॉर्मूला डिराइव किया, उसी को कहते हैं कूलम्ब्स स्टेटमेंट। यानी क्वांटिटेटिव वैल्यूज को बताता है कौन? कूलम्ब्स का स्टेटमेंट। तो देखेंगे कूलम्ब का स्टेटमेंट है क्या। स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली ये बताता क्या है? इट गिव्स द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स के क्वांटिटेटिव वैल्यू को बताता है, यानी उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। कौन? कूलम्ब्स का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता क्या? स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। स्टेटमेंट है क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। बात करेंगे पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं? पॉइंट चार्जेस इज, यहां पे थोड़ा सा एक बार डालें,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस से पहले हम लोग डालेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज फर्स्ट directly proportional to product of magnitude of two charges. Very important line. Product of मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। आगे बात करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका सेकेंड। एंड थर्ड, एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उसी के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट रहा किसका, कूलम्ब्स लॉ का। ये किसके बारे में बता रहा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड थर्ड, एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इसको दिमाग में रखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस क्या होता है। ये रहा इसका स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप इसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं कि क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा। इसको लिखते भी जाए आप लोग। यहाँ पे स्टैटिक भी लिखा हुआ है, पॉइंट भी लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो इसको हम ऐसे समझें, चलो सिचुएशन, दो सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं। सिचुएशन फर्स्ट एंड सिचुएशन सेकेंड। दो सिचुएशन की बात करते हैं, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। कहता है कि इफ चार्जेज आर लाइक मीन्स दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो, नेगेटिव। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, सपोज ये 2 कूलम चार्ज है और ये +3 कूलम चार्ज है, दोनों को प्रोडक्ट करो, देखो तो क्या मिलेगा, +6 कूलम। तो 6 कूलम देखो तो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स दोनों चार्ज, इसका नाम दे दें Q1, इसका नाम क्या दे दें Q2। तो Q1 और Q2 का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो ग्रेटर देन क्या मिलता है, 0। लाइक चार्जेज में अगर ये दोनों को नेगेटिव भी ले लोगे, -2 और ये क्या लोगे, -3, तो ये भी एक क्या कहलाएगा, लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, +6 कूलम, अगेन ग्रेटर देन 0। तो लाइक चार्जेस का मतलब होता है कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 हो, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस में क्या बताया गया था, रिपेल विथ ईच अदर। दो लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो चलो यहाँ पे एक चार्ज ले लिए Q1 और एक चार्ज ले लिए Q2, दोनों को मिला दें, इसे बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। चार्ज पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ी देर के बाद हम इसके डिस्कस करते हैं। तो ये दो चार्जेज हमने यहाँ पे लिया Q1 और Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन हमने क्या ले लिया, R। अब ये जो है
चार्ज इस पे एक फोर्स क्रिएट करेगा, और ये फोर्स क्या होगा, रिपल्सन नेचर का। फोर्स का नाम क्या देंगे, किस में लग रहा है, 2 पे, कौन लगाया, 1, जिसको बोलते हैं F21, क्या बोलेंगे। अब ये जो है इस पे भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये भी रिपल्सन नेचर का होगा, दोनों ही लाइक चार्जेस हैं। इसका नाम क्या देंगे, F12, 1 पे लगा, कौन लगाया, 2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये दोनों रिपल्सन नेचर का। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस, अगर ये माइनस है तो ये भी क्या होगा, माइनस, तो इसे बोलते हैं लाइक चार्जेस। माइनस लेंगे तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है तो यहाँ भी क्या लेंगे, प्लस, तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो इस सिचुएशन में रिपल्सन होता है, जब लाइक चार्जेस होंगे तो वहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सेकेंड सिचुएशन क्या कहता है, अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 हो जाए, दैट मीन्स अगर -2 कूलम है और एक है +3 कूलम, अगर दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, -6 कूलम, एंड -6 कूलम इज लेस देन 0, -6 कूलम इज लेस देन 0। सो हियर 2 चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक चार्जेस को बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, अनलाइक, इसको अनलाइक चार्जेस बोलेंगे। तो अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन। चलो यहाँ पे 2 चार्ज ले लेते हैं, एक Q1 और दूसरा क्या ले लिए, Q2, इसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और अगर इसको माइनस लिए तो इसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस, इसे बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस, अगर ये माइनस है तो ये क्या लेंगे, प्लस। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ये बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए, मैंने लास्ट स्टेटमेंट में लिखाया था कि फोर्स हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा, दोनों को मिलाने वाले जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है। ये इधर इधर हवा में नहीं जाएगा, जब भी होगा तो इसी लाइन के अलोंग होगा। तो इसका नाम क्या देंगे, F12, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड। इसका क्या नाम देंगे, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन हुआ, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेज में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन होता है, लेकिन चार्जेस शुड बी पॉइंट। चार्जेस कैसा होने चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, हियर F12 क्या पाते हैं, -F21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर ये 5 कूलम है तो ये भी कितना होगा, 5 न्यूटन है तो ये भी क्या होगा, 5 न्यूटन। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी क्या होगा, 10 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बट डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऑबे कर रहा है। ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा, रिएक्शन। अगर ये एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा, रिएक्शन। अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा, रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है। अब बताते हैं यहाँ पे, अगर हम कहते हैं कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम उसका एफ ले लें। तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, F12 इज इक्वल टू F21। दोनों का मैग्नीट्यूड को क्या कर दिए, F ले लिए। ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन भी था, मैग्नीट्यूड भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में कौन बताया है, कूलम्स लॉ ने। इसका वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू के बारे में बताया। तो हमने 3 स्टेटमेंट लिखा है, उसको देखेंगे। ठीक है, बैठने के लिए बोलिए। अभी है 10। ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा। पहला स्टेटमेंट क्या था कूलम्स लॉ का, कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन
between two static point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges. Product of magnitude of two charges. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस का मतलब क्या हुआ, -2 कूलम है और एक है +3 कूलम। तो माइनस हमको यूज नहीं करना है, माइनस नहीं, हमेशा इसको प्रोडक्ट को लेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3, तो 2 × 3 कितना हो गया 6। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, कभी साइन यूज नहीं करना है। सेकेंड क्या है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है कितना है r, इस r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/r²। So force is inversely proportional to square of the distance between them। जो इसका स्क्वायर होगा दोनों के बीच का, दोनों का डिस्टेंस जो होगा उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। So these are the statement of Coulomb's law। तो Coulomb's law का स्टेटमेंट हुआ F is directly proportional to magnitude of product of magnitude of two charges and F is inversely proportional to square of the distance between them। तो ये स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसका न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखेंगे यहां इसका न्यू फॉर्मूला। कंबाइनिंग वी गेट क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये स्टेटमेंट हुआ कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट का, ये शॉर्टकट मेथड हुआ लिखने का। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करें तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। वेर के है क्या, के को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। कूलम्स है एक डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। मतलब एसआई सिस्टम में बात हो रही है कि सीजीएस सिस्टम पे बात हो रही है। एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू कुछ और मिलेगा, सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू कुछ और मिलेगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर चेंज करेंगे तो के का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम पे, इन बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम पर भी इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, यानी डिपेंड करता है। कैसे, अब इसमें देखते हैं। दो मेरे पास जनरली हम लोग 2 यूनिट का यूज़ करते हैं एसआई सिस्टम में और एक करते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में अगर के का वैल्यू की बात की जाए तो इसका वैल्यू होता है k = 1/4πε। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास हम डिटेल से बात करेंगे, अभी इसको नोट डाउन करते रहें। k का वैल्यू जो होता है 1/4πε। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इस सिंबल को एप्सिलॉन। और सीजीएस सिस्टम में अगर चला जाए तो k का जो वैल्यू होगा 1/ε। ये दो वैल्यू, एक सीजीएस के लिए और एक एसआई के लिए। इसको डिटेल से बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सेकंड है मीडियम। दो चार्ज हमने लिया, एक Q1 और दूसरा क्या लिया Q2। दोनों के बीच में कुछ मीडियम एग्जिस्ट करेगा, एयर मीडियम भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, माइका लगा दो, कुछ भी मीडियम यहाँ डाल। तो ये मीडियम का जो प्रॉपर्टी होता है, मीडियम का प्रॉपर्टी अगर चेंज करेगा तो के का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज करेगा। यानी के ये मीडियम का है, ये मीडियम है। अब मीडियम चेंज करेगा तो के का वैल्यू भी चेंजिंग होगा। मीडियम चेंजेस देन के विल बी आल्सो चेंजेस। क्लियर? तो के का
जो वैल्यू है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक सिस्टम के यूनिट पे, किस तरह का यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं, एसआई की सीजीएस, और सेकंड यहाँ पे मीडियम कैसा है, दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। यही डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कुछ ही मीडियम डाल दो, यहाँ पे फोर्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये जो कूलम्ब फोर्स होता है, कूलम्ब्स का जो वैल्यू आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो मीडियम टू मीडियम वो चेंज करेगा, वैरी करेगा। तो ये रहा के का वैल्यू, क्लियर है। यहाँ पे एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये नेक्स्ट क्लास हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। ये मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। यहाँ जो मीडियम डाला गया है दो चार्जेस के बीच में, इस मीडियम के प्रॉपर्टी को ही कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिट करना, किस चीज़ का परमिशन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये रहा वैल्यू ऑफ के। तो इसको लिख लेंगे बढ़िया से के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कूलम्ब्स तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आगे जाके ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन अगर बेसिक बातें अगर क्लियर रहेगा तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। एक एसआई में और एक होगा सीजीएस में। तो एसआई में कैसे लिखेंगे फोर्स को, F इज इक्वल टू के जगह पे क्या डालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और सीजीएस में चलेंगे तो फोर्स को कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला बना कूलम्ब्स का। तो हम लोग आज सीखा स्टेटमेंट के बारे में और उसके फॉर्मूला के बारे में। अब यहाँ जो टर्म है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन R, वो हम नेक्स्ट क्लास फिर से डिटेल से बात करेंगे कि ये आया कैसे और इसका और क्या वैल्यू हो सकता है। इसी एप्सिलॉन को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो ये सब आता कैसे है हम नेक्स्ट क्लास इसकी चर्चा करेंगे। तो आज इतने ही, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ को, फिर आगे बढ़ाएंगे, इसका लिमिटेशन की बात करेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे और इसके सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो इसको नोट कर लें बढ़िया।